नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं, आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 4 के ऊपर। इसके पहले हमने पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 का वीडियो आपका बना रखा था। ठीक है, ये आज आपका पेपर नंबर 4 का वीडियो बना रहा हूँ, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, आपको क्या करना है, वहाँ का सिलेबस उठा लेना है या प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड उठा लीजिएगा। उसमें आपके पेपर का नाम लिखा होगा, आप उस पेपर का नाम जरूर देख लीजिएगा कि क्या मेरे प्यारे दोस्त आपके पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन है या नहीं है। है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 3 का नाम तो नहीं है। ठीक है, चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जो है क्लास के बारे में। तो ये आज आपकी क्लास जो होने वाली है वो महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है। क्या होने वाली है? महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है, जो परीक्षा से लगभग 2 से 3 दिन या 1 दिन पहले आपकी ये करवाई जाती है और लगभग 1 घंटे की आपकी ये क्लास होने वाली है। अगर आप इस पूरी की पूरी क्लास को देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अगर आपने इससे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, उसको आपको पढ़ लेना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि वैदिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वैदिक शिक्षा का हमें उद्देश्य बताना है और उसके कुछ उद्देश्य यहाँ पर नीचे हमें बताए गए हैं। कहाँ बताए गए हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला उद्देश्य बताया गया है ज्ञान व अनुभव पर बल देना। मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सके, आपको अनुभव हो सके मेरे प्यारे दोस्त, उस पर बल देता है आपका वैदिक शिक्षा। दूसरा बताते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध मेरे प्यारे दोस्त। जो चित्र में सॉरी चित्त मतलब दिमाग होता है, वृत्तियाँ होती हैं, इनका क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? उनको बचाने का प्रयास करता है, उनको रोकने का प्रयास करता है। मतलब कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की आलतू-फालतू चीज़ें या दिमाग का कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तीसरा बताते हैं ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। मतलब आपके अंदर ईश्वर भक्ति और धार्मिकता को जो है जागृत करने का प्रयास करता है, जिससे आप थोड़े बहुत जो है नम्र स्वभाव के बन सकें। चौथा बताते हैं चरित्र का निर्माण। ये भी वैदिक शिक्षा का ही उद्देश्य हो जाता था कि आपका चारित्रिक जो निर्माण है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो सके। पांचवा बताते हैं जो वैदिक शिक्षा का उद्देश्य, वो बताते हुए लिखते हैं कि व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरे प्यारे दोस्त। इस पर भी जो है वैदिक शिक्षा आपकी क्या करती है? फोकस करती है, बल देती है। वैदिक शिक्षा छठवां नंबर जो उद्देश्य अपना रखती है, वो रखती है नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश। मतलब आपका जो एक नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य हो सकते हैं और एक सामाजिक नागरिक होने के नाते क्या आपके कर्तव्य हो सकते हैं, इन दोनों कर्तव्यों को आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? उनका पालन करना है। उनको पालन करने का की जो भावना है वो अपने अंदर विकसित करना है, समावेश करना है। ये इसका छठा उद्देश्य हो जाता है। सातवां उद्देश्य बताते हुए लिखते हैं कि सामाजिक कुशलता की उन्नति। सामाजिक कुशलता की उन्नति आपको प्राप्त हो जाए, मतलब समाज में ऐसे कैसे आपको रहना है, किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए और कैसे आप अपने आप से दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। वैदिक कालीन जो शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्तों, अपना 8वां उद्देश्य बताते हुए लिखती है कि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है उसकी हम रक्षा करते हैं और साथ ही साथ उसको आगे बढ़ाने का या प्रसार करने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण व्यक्ति के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक है, क्या बताते हैं? जो प्राचीन भारतीय शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, पुराने भारत की हमारी जो शिक्षा रही है, उसके उद्देश्य जो हैं उनका निर्धारण कैसे किया गया है? उसके व्यक्ति के लौकिक और पारलौकिक जीवन, मतलब लौकिक का मतलब हुआ इस भौतिक जगत से संबंधित मेरे प्यारे दोस्त, जिससे आपके शारीरिक लाभ हो सकें और मेरे प्यारे दोस्त आत्मिक लाभ जहाँ पर हो। पारलौकिक मतलब इस लोक के परे, जहाँ पर हम लोग मरने के बाद जाते हैं, अक्सर मानते हैं, या भगवान देवी देवता हमारे होते हैं, उसको पारलौकिक कहते हैं। तो वो दोनों जीवन में जो आवश्यकताएँ हैं उन्हीं सभी को ध्यान में रख कर के इनका जो है उद्देश्य निर्धारित किया जाता था शिक्षा का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य आराम से आप बता दीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि पाठ्यक्रम में परा, जिसे हम आध्यात्मिक कहते हैं, परा विद्या या जिसे आध्यात्मिक विद्या कहते हैं, और अपरा विद्या मेरे प्यारे दोस्त जिसे हम लौकिक विद्या कहते हैं, दोनों को स्थान दिया गया है। मतलब वहाँ पर आध्यात्मिक विद्या को भी स्थान देते हैं और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त आपको वहाँ पर
लौकिक विद्या को भी स्थान देते हैं। पराविद्या के अंतर्गत वेद आता है, वेदांग आता है, पुराण, दर्शन, उपनिषद आदि आध्यात्मिक विषय थे मेरे प्यारे दोस्त। ये सारी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आ जाती हैं? ये पराविद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या के अंतर्गत आ जाती हैं। अपरा विद्या मेरे प्यारे दोस्त, इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है? इतिहास आता है, तर्कशास्त्र आता है, भूगर्भ शास्त्र आता है, भौतिक शास्त्र आता है आदि। ये सारे लौकिक विषय जो होते हैं, ये सभी जो है अपरा विद्या के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, दूसरे नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मठ या विहार के बारे में बताइए। क्या बताना है? मठ या फिर विहार के बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जो बौद्ध धर्म है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है? मठों में हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ये मठ न केवल धर्म के अपितु शिक्षा के मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा के भी केंद्र रहे हैं। क्या रहे हैं? ये केवल धर्म के ही केंद्र नहीं रहे हैं, ये शिक्षा के भी केंद्र थे। और बताते हैं कि और शिक्षा देने का कार्य उसमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। मतलब शिक्षा किसके द्वारा दी जाती थी? तो जो वहाँ पे उस मठ में निवास करने वाले भिक्षुक होते थे, वही क्या करते थे? शिक्षा दिया करते थे। डॉक्टर आर के मुखर्जी जी ने मठ को परिभाषित करते हुए लिखा है कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। मतलब बोल रहे हैं जो बौद्ध मठ हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्त, वो बौद्ध शिक्षा और बौद्ध ज्ञान के क्या हुआ करते थे? केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध संसार बौद्ध संस्कार अपने मठों में मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने पर कोई अवसर नहीं देता था। मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप चाहें कि बौद्ध में जो है मठों से अलग होकर के आप किसी भी प्रकार से स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर लें, तो इसका अवसर आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाता। आपको मठ में जाकर ही पढ़ना होता है। ये वहाँ का अनिवार्य नियम था, कंपल्सरी था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ ही थी। मतलब बोलते हैं कि चाहे आपको धार्मिक शिक्षा ग्रहण करनी हो या लौकिक शिक्षा ग्रहण करनी हो, दोनों प्रकार की शिक्षाएं आपको कौन देता? वहाँ के जो भिक्षुक निवास करने वाले थे, वही आपको वो शिक्षा देते। ये आपके कौन लिखते हैं? डॉक्टर आर के मुखर्जी जी लिखते हैं। ठीक है? अगला आगे लिखते हैं कि उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी बौद्ध मठ ही थे। मतलब बोल रहे हैं अगर आप उच्च शिक्षा भी ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके प्रमुख केंद्र कौन माने जाते थे? बौद्ध मठ को ही माना जाता था। इस संबंध में डॉक्टर अल्टेकर महोदय जी ने लिखा भी है। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त? कि मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की थी। मतलब बोल रहे हैं कि जो मठ हुआ करते थे, वो उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता इस प्रकार से फैलाए हुए थे कि कोरिया के लोग, तिब्बत के लोग, चीन के लोग और जावा के लोग जो है यहाँ पर क्या करते थे? पढ़ने के लिए आते थे। उनको उन्होंने आकर्षित कर रखा था अपनी दक्षता, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है। बताते हैं कि और इसके कारण से हमारी जो ख्याति थी वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ी अच्छी खासी। ठीक है? किसके कारण? बौद्ध धर्म के कारण। बौद्ध धर्म के जो मठ थे उनके कारण। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। तो चौथा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो वैदिक काल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें टीचर और स्टूडेंट का कैसा रिलेशन रहा है, कैसा संबंध रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में की संभवतः, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा रही मेरे प्यारे दोस्त, उसकी बताते हैं संभवतः सर्व प्रमुख विशेषता किसकी? गुरु और शिष्य संबंध की थी। मतलब बोलते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा जो विशेषता दी बताई गई हो, किसकी बताई गई है? गुरु और शिष्य के बीच में संबंध होता था, उसकी विशेषता ज़्यादा करके बताई गई है। उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं, वरन सीधा उन्हीं के मध्य था। मतलब बोल रहे हैं जो गुरु और शिष्य का संबंध जो था मेरे पास दोस्तों, किसी संस्था के माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि ये गुरु और शिष्य के आंतरिक लगाव से आप एक प्रकार से कह सकते हैं जुड़ा हुआ था। मतलब ज़रूरी नहीं था कि उसके लिए वो स्कूल जाएँ तभी उनको जो है गुरु से संपर्क रखना पड़ेगा। वो कहीं भी गुरु रहते, अपने साथ शिष्य को रखते और क्या करते थे? वो उसी तरीके से उनको शिक्षित करते थे। इस संबंध का मुख्य आधार अनेक पारस्परिक कर्तव्य थे। मतलब बोल रहे हैं जो ये संबंध बने हुए थे, इसके जो बेस थे मेरे प्यारे दोस्त, मेन बेस थे, उसमें उनके अनेक पारस्परिक कर्तव्य थे। उनके अपने-अपने क्या थे मेरे प्यारे दोस्त? कर्तव्य थे। बताते हैं कि छात्र अपने शिक्षक का हृदय के सामने
सॉरी छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे। क्या करते थे? जो छात्र हुआ करते थे वो अपने टीचर का हृदय से मतलब दिल से क्या करते थे? उनका सम्मान करते थे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु का सम्मान राजा, माता-पिता और देवता से किसी भी प्रकार निम्न स्तर नहीं होता था। मतलब कहते हैं गुरु का जो सम्मान हुआ करता था, जैसे एक राजा का सम्मान होता है, जैसे उनके माता-पिता का सम्मान होता है, जैसे किसी देवता का सम्मान होता है, ठीक उतने ही गुरु का भी सम्मान किया जाता था, उससे कम नहीं किया जाता था। आचार्य की सेवा छात्र अपना कर्तव्य समझते थे मेरे प्यारे दोस्त। जो आचार्य होते थे उनकी सेवा करें ये छात्रों का कर्तव्य होता था और गुरु परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव करते थे। मतलब बोल रहे हैं गुरु परिवार में जितने भी कार्य उनको करने पड़ते थे, उनको करने में उन्हें क्या आता था? काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था। मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं वैदिक ऋषियों द्वारा गुरु को छात्र का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक माता-पिता माना जाता था। मतलब बोल रहे हैं जो वैदिक ऋषि थे उनका ये मानना था कि जो गुरु होता है मेरे प्यारे दोस्त कौन जो गुरु होता है वो छात्र का बौद्धिक और आध्यात्मिक पिता होता है। बौद्धिक और आध्यात्मिक पिता कौन माना जाता है? गुरु माना जाता है। किसका? छात्र का। कौन बताते हैं? तो वैदिक ऋषि लोग जो हमारे हुए हैं वो बताते हैं। आगे लिखते हैं कि छात्र को पुत्रवत स्नेह देते हुए गुरु उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सदैव प्रयत्न करता था। मतलब बोलते हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्यार करता है, स्नेह करता है, वैसे ही गुरु क्या करता था? अपने शिष्य से, अपने छात्र से प्रेम करता था, स्नेह करता था और उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर क्या करता था मेरे प्यारे दोस्त? सदैव प्रयत्न करता रहता था कि कैसे इसको हम और डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? आगे लिखते हैं कि छात्र को ज्ञान प्रदान करना मेरे प्यारे दोस्त, उनमें अच्छी आदतों का विकास करना, उनके भोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि रुग्णावस्था के लिए औषधि की व्यवस्था एवं सेवा की भी गुरु का कर्तव्य था। मतलब बोलते हैं कि क्या छात्रों को ज्ञान प्रदान करना ये भी गुरु का कर्तव्य हुआ करता था। उनमें अच्छी आदतें डेवलप की जा सकें, ये भी गुरु का कर्तव्य होता था। उनके भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कौन करता था? गुरु ही करता था। यहाँ तक कि बताते हैं कि अगर वो बीमार पड़ जाते थे, रुग्णावस्था मतलब क्या? बीमारी की जो अवस्था होती है, तो बताते हैं जब वो बीमार पड़ जाते थे तो उनके लिए औषधि की या फिर दवा की व्यवस्था कौन करता था? वो सारी चीज़ें गुरु ही करते थे। इस प्रकार दोनों स्नेह, सम्मान, विश्वास एवं पारस्परिक स्नेह की कर्तव्य की भावनाओं से संयुक्त थे मेरे प्यारे दोस्त। ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा जीवन और आचरण में उनके महत्व को सिद्ध करना दोनों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। आगे आप बताएँगे अल्तेकर महोदय के शब्दों में, तो अल्तेकर महोदय जी शिक्षक और गुरु के संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि शिक्षक एवं छात्र, ठीक है, के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे। क्या थे? स्नेहपूर्ण और घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में मेरे प्यारे दोस्त भी बने रहते थे। मतलब बोलते हैं कि क्या बोल देते? शिक्षक और गुरु, शिक्षक गुरु नहीं, शिक्षक और छात्र के संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है, ठीक है? क्या बताया उन्होंने? ये बताया है कि जो शिक्षक होता था, जो टीचर होता था और स्टूडेंट होता था मेरे प्यारे दोस्त, उनके जो संबंध होते थे वो काफ़ी ज़्यादा स्नेहपूर्ण होते थे, प्रेम से भरे हुए होते थे मेरे प्यारे दोस्त। घनिष्ठ होते थे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे के नज़दीक थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जब तक उनको पढ़ाया तभी तक उनसे संबंधित हैं। आगे अगर उनको ज़रूरत पड़ती थी कभी गुरु की या गुरु को उनके शिष्य की, तो वो उनके लिए खड़े भी हुआ करते थे, ठीक है? तो ये कौन बताते हैं? आपके अल्तेकर मौजे जी बताते हैं। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि उपनयन एवं समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले आप डालेंगे उपनयन संस्कार। इसके बारे में आप बताते हुए लिखेंगे कि वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था। मतलब बोल रहे हैं कि जब बालक को औपचारिक रूप से मेरे प्यारे दोस्त विद्या अध्ययन के लिए जाना होता था, तो उसको आरंभ करने से पहले उनका उपनयन संस्कार करवाया जाता था, जिसे उपनयन संस्कार हम लोग कहते थे, ठीक है? एक संस्कार होता था जिसको हम उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त पास ले जाना। क्या होता है? पास ले जाना। अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। मतलब बोलते हैं जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था तो उसके बाद वो क्या होता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था मेरे प्यारे दोस्त, तथा ब्रह्मचारी वो कहलाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। यह माना जाता था कि उपनयन जो है वो बालक का क्या हुआ है? दूसरा जन्म हुआ है। उस समय माना जाता था कि माता-पिता बालक को भौतिक जन्म अथवा मात्र शारीरिक जन्म देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आचार्य के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है।
तथा इस काल में बालक की आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, मतलब ये बताते हैं यहाँ पर कि जब उपनयन का संस्कार होता था मेरे प्यारे दोस्त, तो उस समय ये मानते थे कि जो माता पिता होते हैं वो केवल बालक को भौतिक जन्म देते हैं। भौतिक जन्म मतलब उसको शरीर देते हैं, शरीर से पैदा करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन जो उसका मेरे प्यारे दोस्त आध्यात्मिक जीवन जो होता है वो वहाँ से प्रारंभ होता है। कहाँ से? जब उनका उपनयन संस्कार हो जाता है तो आचार्य को उनको जो है उनका आध्यात्मिक पिता एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये मान सकते हैं। और इस काल में बालक की आत्मा तथा मस्तिष्क का क्या होता है? विकास होता है। इसीलिए विद्या आरंभ के संस्कार को दूसरा जो है मेरे प्यारे दोस्त, जन्म अथवा आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं इसलिए जब विद्या आरंभ का संस्कार होता है तो उसको हम जन्म कह देते हैं, दूसरा जन्म बता देते हैं, या तो फिर आध्यात्मिक जन्म के नाम से संबोधित कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उपनयन संस्कार के बारे में बता दीजिएगा। अब वही अगला प्रश्न पूछ रहा है, समावर्तन संस्कार मेरे प्यारे दोस्त। तो जैसे आपने सुना कि शिक्षा लेने जाते हैं जब, तो स्टार्टिंग में उपनयन संस्कार, और जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है वहां से जब लौटते हैं, जिसको हम आज दीक्षांत के नाम से जो है क्या जानते हैं, दीक्षांत समारोह सुना है ना, वो होता है दीक्षांत। मतलब कि अब आपकी शिक्षा प्राप्त पूर्ण हो चुकी है, अब आप आराम से घर जा सकते हैं। वही बताते हैं कि यह संस्कार उस समय होता है मेरे प्यारे दोस्त, जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता था। मतलब जब क्या होता था, छात्र अपनी वैदिक शिक्षा को समाप्त कर लेता था तो उस समय उसका ये संस्कार किया जाता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है? घर लौटना। यह संस्कार जो है लगभग लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था, जब छात्र गुरु गृह से लौटकर अपने घर जाता था। मतलब बोल रहे हैं कि ये 25 वर्ष के आसपास उसका ये संस्कार करवाया जाता था। और ये क्या होता था कि जब छात्र अपने गुरु के गृह को क्या करता था मेरे प्यारे दोस्त, जो गुरु का घर था उसको छोड़कर अपने घर को लौटता था, तो उसी को समावर्तन संस्कार कह देते थे मेरे प्यारे दोस्त। और ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अपने घर भी लौटता था और साथ ही साथ वो ब्रह्मचर्य आश्रम का भी त्याग करता था, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता था। यह संस्कार आधुनिक युग के दीक्षांत भाषण के रूप में छात्रों को समावर्तन उपदेश के रूप में समाप्त होता था। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये संस्कार है, ये जो आज आधुनिक काल में आप दीक्षांत भाषण सुनते हैं ना, दीक्षांत समारोह में एक भाषण दिया जाता है, बताया जाता है कि भैया ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक उसी प्रकार से जो है गुरु के द्वारा भी एक समावर्तन उपदेश दिया जाता था, जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती थी और उसे गृहस्थ जीवन के सदकर्मों के बारे में बताया जाता था। मतलब ये बताया जाता था कि अब गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती थी कि इन इन चीज़ों को आपको यहाँ पर करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समावर्तन संस्कार के बारे में भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं छठवें नंबर प्रश्न के बारे में। तो छठवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले आप हेडिंग डालेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसमें आप लिखेंगे कि यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था। कहाँ था? जो आज आप रावलपिंडी देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उससे लगभग जब 20 मील पश्चिम दिशा में आप जाते तो आपको ये तक्षशिला विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। यह अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा और बाद में मेरे प्यारे दोस्त बौद्ध शिक्षा का केंद्र, मतलब बोल रहे हैं कि बहुत शताब्दी पहले ये किया वैदिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ, ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी बन गया। यह 600 ईसा पूर्व अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। क्या मानते हैं कि ये लगभग जब 600 ईसा पूर्व आप जाएंगे आज से, तो बताते हैं कि ये अपनी प्रसिद्धि, मतलब कि जितना सबसे हाईएस्ट पॉपुलर ये उसी समय हुआ था, ये आप मान के चलिए। ठीक है, ये कह सकते हैं। आगे लिखते हैं कि व्याकरण परिणी, राजनीतिज्ञ चाणक्य, आज अर्थशास्त्री कौटिल्य, महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत जो चिकित्सक थे मेरे प्यारे दोस्त, जीवक एवं सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र इसी विश्वविद्यालय की उपज थे। मतलब बोल रहे हैं कि जो इतने नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जैसे व्याकरण पढ़नी जो थे वो भी इसी विद्यालय तक्षशिला से पढ़े हुए थे, राजनीतिज्ञ चाणक्य थे वो भी यहीं से, अर्थशास्त्री कौटिल्य थे वो भी यहीं से, महात्मा बुद्ध का जो एक व्यक्तिगत चिकित्सक हुआ करता था जिसका नाम था जीवक, क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्त, जीवक, वो भी यहीं पर, और सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र भी इसी विद्यालय के उपज थे, यहीं से वो भी पढ़े हुए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये पटना से लगभग 50 मील की दूरी
दक्षिण दिशा में, मतलब बोलते हैं जब पटना से आप लगभग 50 मील की दूरी दक्षिण दिशा में चलेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा। यह लगभग 1 मील लंबा, आधा मील चौड़ा। क्या बताते हैं? बताते हैं कि 1 मील लंबा था मेरे प्यारे दोस्त और आधा मील चौड़ा था, एवं चार दीवारी से घिरा हुआ था। मतलब 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ी एक चार दीवारी थी जिससे चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसमें 2 बड़े सभा भवन एवं 3000 अध्ययन कक्ष थे। मतलब बोल रहे हैं कि कम से कम 2 बड़े जो थे सभा भवन थे और 3000 अध्ययन कक्ष थे। क्या? पढ़ने के लिए 3000 कक्षाएँ बनाई गई थीं। इसका जो विशाल पुस्तकालय है वो कई मंजिल का था। इसमें लगभग 1500 शिक्षक एवं 10,000 छात्र थे। कितने थे? लगभग 1500 टीचर्स थे और 10,000 छात्र थे। इसमें चीन, जावा, वर्मा आदि सुदूर देशों के छात्र अध्ययन करने को आते थे। इस प्रकार इसमें अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर लिया था। मतलब को बोल रहे हैं कि जब बाहर-बाहर के लोग आने लगे तो इसके कारण से इसको अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाने लगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब अगला नंबर 7वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताने हैं मेरे प्यारे दोस्त। वैदिक कालीन जो है उस समय पे शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से हुआ करते थे? तो उसमें सबसे पहले तक्षशिला आ जाता है, दूसरा प्रयाग मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा काशी, चौथा मिथिला, पाँचवाँ कांची और छठा आपका कैकेयी। ये आपके जो है 6 केंद्र प्रमुख आ जाते हैं जो वैदिक काल में हुआ करते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है? 8वां नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा में क्या समानताएँ हैं आपको बताना। मतलब वो पूछ रहे हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा जी जो थी और वैदिक शिक्षा थी जो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कौन-कौन सी समानताएँ देखने को मिलती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले आप डालेंगे बौद्ध एवं वैदिक शिक्षा में समानताएँ, ठीक है? ये आपकी हेडिंग होगी। पहली जो समानता बताते हुए आप लिखिएगा कि दोनों प्रणालियों में मेरे प्यारे दोस्त धार्मिक एवं नैतिक जीवन को प्रमुखता प्राप्त थी। मतलब बोल रहे हैं चाहे आप बौद्धकालीन शिक्षा की बात करें, चाहे आप वैदिक शिक्षा की बात करें, दोनों जो प्रणालियाँ थीं, दोनों में धार्मिक और नैतिक जीवन को प्रमुख माना गया है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? दूसरा यहीं पर बताते हुए लिखते हैं कि दोनों प्रणालियाँ बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। मतलब बोल रहे हैं कि ये जो दोनों प्रणालियाँ थीं, इसमें इसका नियंत्रण किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं हुआ करता था, ये यहाँ से बता रहे हैं। तीसरा बताते हुए लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि दोनों प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एकरूपता थी। मतलब बोल रहे हैं चाहे वो वैदिक काल की शिक्षा हो, वैदिक शिक्षा हो या बौद्धकालीन शिक्षा हो, दोनों की दिनचर्या जो थी मेरे प्यारे दोस्त, जिसे आज आप जो है किस नाम से जानते हैं? वो जो बनाते हैं आप क्या? टाइम टेबल जो उनका था मेरे प्यारे दोस्त, वो एक ही था, एकरूपता थी दोनों में। दोनों प्रणालियों में शारीरिक दंड साधारणतया वर्जित था। मतलब चाहे बौद्ध काल की शिक्षा हो, चाहे वैदिक हो, उस दोनों में ये बताया गया था कि शारीरिक दंड आप किसी को नहीं देंगे। 5वां बताते हैं कि दोनों प्रणालियों में शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी। चाहे बौद्ध काल की शिक्षा हो, चाहे आपकी वैदिक शिक्षा हो, वैदिक काल की शिक्षा हो, दोनों में जो शिक्षाएँ दी जाएँगी, शिक्षण विधियाँ जो यूज़ की जाएँगी, वो कैसी थी? वो मौखिक थी। मतलब आपको एक भाषण की तरह जाकर के बता देना है और छात्र उसको आराम से ग्रहण कर लेंगे, ठीक है? इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा में अंतर बताना है। मतलब पहले अभी आपने बौद्धकालीन और वैदिक शिक्षा में समानताएँ बताई हैं, अब इसमें अंतर भी बता दीजिए। तो हेडिंग डाल दीजिएगा बौद्धकालीन शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा में अंतर। हेडिंग डालेंगे एक तरफ बौद्धकालीन शिक्षा और दूसरी तरफ वैदिक शिक्षा, ठीक है? ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसी तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। पहले डालेंगे बौद्धकालीन शिक्षा और फिर डालेंगे बौद्धिक वैदिक शिक्षा। जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, जो यहाँ पर नहीं होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप मान के चलिए, ठीक है? चलिए देखते हैं एक-एक करके बताते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था थी, बौद्धकालीन शिक्षा में सार्वजनिक शिक्षा थी। बताते हैं सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, किसमें? वैदिक काल में। देखिए वही चीज़ हुआ ना, बताते हैं शिक्षा का माध्यम लोक भाषाएँ थीं, जो बौद्ध काल की शिक्षा थी उसकी जो भाषा यूज़ की जाती थी वो लोक भाषा हुआ करती थी। लेकिन बताते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम था वो क्या थी? संस्कृत थी। कैसी थी? संस्कृत थी। तीसरा बताते हैं कि समान विद्यालयों का प्रचलन था, मतलब सामान्य विद्यालय बनाए जाते थे। इसमें बताते हैं समान विद्यालयों का प्रचलन नहीं था, ठीक है? वही चीज़ फिर से विभिन्न जातियों के भिक्षुक शिक्षक थे, मतलब बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी जाति का उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। चाहे शूद्र हो, वैश्य हो मेरे प्यारे दोस्त या क्षत्रिय, ब्राह्मण, कोई भी यहाँ पर टीचर बन सकता था। यहाँ पर बताते हैं कि ना
केवल ब्राह्मण ही शिक्षक बन सकते थे, ये वैदिक काल में बताया जाता है। पाँचवाँ बताते हैं कि शिक्षा का स्वरूप संस्थागत और सामूहिक था मेरे प्यारे दोस्त, मतलब जो शिक्षा का स्वरूप था वो कैसा था, वो किसी संस्था में दिया जाता था और एक समूह में बिठा करके दिया जाता था। यहाँ पर बताते हैं शिक्षा का स्वरूप जो था वो कैसा था, व्यक्तिगत था और पारिवारिक था, मतलब कि परिवार से संबंधित हुआ करता था और किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, अगला जो है छठा नंबर आप बताते हुए लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि गुरु का महत्व कम हो गया था यहाँ पर, किसमें, बौद्धकालीन शिक्षा में। बौद्धकालीन शिक्षा में गुरु की महत्व कम कर दिया गया था, लेकिन वही चीज़ जब आप वैदिक काल में जाते हैं तो यहाँ पर गुरु की श्रेष्ठता एवं प्रधानता थी, मतलब बोल रहे हैं गुरु ही इसमें श्रेष्ठ हुआ करता था और उसे ही प्रधान माना जाता था। सातवां बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त की शिक्षा के केंद्र मठ बिहार के रूप में थे मेरे प्यारे दोस्त, और सातवां वही यहाँ पर बताया जाता है कि जो शिक्षा के केंद्र थे वो आश्रम और गुरुकुल सुसंगठित थे। ठीक है, तो बता दीजिएगा यहाँ पे मठ बिहार और यहाँ पे आप आश्रम और गुरुकुल, इस तरीके से आप बता दीजिएगा। ये 7 अंतर आप बता देंगे, ये काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त बात करें तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रबंधा संस्कार से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रबंधा संस्कार, ठीक है, जिसे हम प्रबंधा सेरेमनी कहते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त की बालकों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मठों में प्रवेश हेतु प्रबंधा संस्कार होता था। जैसे आप वैदिक काल में देखे थे ना कि क्या होता था, वैदिक काल में क्या होता था, वैदिक काल में शिक्षा लेने से पहले जो संस्कार करवाया जाता था जिसे उपनयन संस्कार बोलते थे, याद है, वो उपनयन संस्कार उसी चीज को बौद्ध काल में जो है प्रवज्जा नाम दे दिया गया। संस्कार वही है, नाम चेंज कर दिया गया, वहां पे उपनयन और यहाँ पर प्रवज्जा कह दिया गया। ठीक है, बताते हैं कि प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है मेरे प्यारे दोस्त बाहर जाना। वहां पे क्या था, गुरु के समीप लाना, समीप आना, ठीक है, शिक्षा के लिए समीप आना, और यहाँ पर बताते हैं ना घर छोड़ के बाहर निकलना। बात एक ही की जा रही है, बस उसको घुमा घुमा के की जा रही है। अतः प्रवज्जा संस्कार से तात्पर्य था शिक्षा के लिए बाहर जाना, और वहां पर बताते हैं शिक्षा के लिए भैया घर छोड़ के गुरु के पास आना, बात एक ही है, बस वहां पे प्रवज्जा और वहां पे उपनयन, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि मकतब और मदरसा में अंतर बताइए। मकतब और मदरसा क्या होता था, तो एक जूनियर है एक हायर है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए अच्छे से समझते हैं। बताते हैं कि मकतब का अर्थ उस स्थान से है मेरे प्यारे दोस्त जहाँ लिखने को शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब बताते हैं कि जहाँ पर लिखने के लिए शिक्षा दी जाती है, पढ़ने के लिए शिक्षा दी जाती है, तो उस स्थान को मकतब कहा जाता है। जहाँ बालकों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। क्या की जाती थी, जो प्राथमिक शिक्षाएं होती हैं जैसे कि अक्षर को लिखना, ठीक है, उनको देखना पहचानना, ये सारी शिक्षा कहाँ पर दी जाती है, मकतब में दी जाती है। मकतबों में सबसे पहले बालकों को वर्णमाला के शब्दों का ज्ञान कराया जाता था। मतलब बोल रहे हैं जो मकतब हुआ करते थे उसमें सबसे पहले क्या होता था, बालकों को जो वर्णमाला के शब्द हुआ करते थे उनसे उनको परिचित कराया जाता था, उनका ज्ञान कराया जाता था। गणित की लिपि या कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। मतलब बोल रहे हैं गणित की जो लिपियां होती थी उनको कंठस्थ कराते थे, या आप कह सकते हैं कि तथा बता सकते हैं कि कुरान की आयतें जो होती थी उनको भी कंठस्थ मतलब रटवा देते थे, एकदम जुबान पे रखी रहती थी, इस तरीके से। बताते हैं मदरसे जो हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्त वो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। क्या थे, जब आपने वहाँ पे अभी देखा ना प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा मिलती थी किसमें, मकतब में, और वही चीज़ आपको अब जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो अब आप कहाँ पे एंट्री मारेंगे, आप मदरसे में एंट्री मारेंगे। ठीक है, बताते हैं यहाँ शिक्षा भाषण विधि से दी जाती थी। कैसे दी जाती थी, एक आदमी कोई आता था वो भाषण देकर के चला जाता था, उसी प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। तथा सभी विषय विस्तृत रूप से पढ़ाए जाते थे। जितने भी विषय हुआ करते थे वो कैसे पढ़ाए जाते थे, विस्तृत रूप से पढ़ाए जाते थे, खूब अच्छे से पढ़ाए जाते थे। यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जितनी भी शिक्षाएं हो सकती थी वो सारी शिक्षाएं यहाँ पर दी जाती थी। सभी मदरसों में शिक्षा का जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम प्रधान था। मतलब बोल रहे जितने भी मदरसा थे उसमें जो जीवन में हमारे उपयोग आने आने वाले पाठ्यक्रम होते थे उनकी प्रधानता हुआ करती थी, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। गुरु शिष्य का संबंध कैसा था मेरे प्यारे दोस्त, मधुर था। कठोर अनुशासन का पालन होता था और योग्य विद्यार्थी को ही तमगे या संदेह दी जाती थी। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कठोर अनुशासन का जो है उन्हें पालन करना पड़ता था, और जो योग्य विद्यार्थी थे उन्हें ही तमगे और संदेह मेरे प्यारे दोस्त इन्हें यही दी जाती थी। ठीक है, अभी हमें नहीं पता है कि तमगे और संदेह क्या होता है। जो हमारे इस धर्म से बिलोंग करने वाले, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो सहपाठी होंगे, उनको ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो अभी अगर मुझे पता होगा, पता करेंगे, बताएंगे आपको क्या होता है। ठीक है, चलिए हमें लग रहा है कि जैसे थोड़ा या तो फिर मॉनिटर टाइप का होगा, ये मॉनिटर बना दिया जा रहा होगा,
या हो सकता है कि कुछ उनको प्रधानता दी जाती हो इस तरीके से, या डिग्री वगैरह कुछ दी जाती होगी। अभी मतलब मैं केवल गेस कर रहा हूँ, ठीक है? पता नहीं है, पता करेंगे तो फिर बता देंगे। 12 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि बौद्धकालीन मेरे प्यारे दोस्त उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। जो बौद्धकालीन उच्च शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, उसके पाठ्यक्रम का आपको क्या करना है? बौद्धकालीन में जो उच्च शिक्षा थी उसके क्या पाठ्यक्रम हुआ करते थे, क्या सिलेबस होते थे, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो बौद्ध काल की उच्च शिक्षा थी उसके पाठ्यक्रम को 2 भागों में बाँटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बाँटा गया था। पहला बताते हैं धार्मिक शिक्षा और दूसरा बताते हैं लौकिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त क्या आते हैं कि धार्मिक शिक्षा भिक्षु एवं भिक्षुणियों को प्रदान की जाती थी। किसको दिया जाता था? जो भिक्षुक लोग होते थे और जो भिक्षुणियाँ। भिक्षु कौन? जब पुरुष कोई मेरे प्यारे दोस्त भिक्षा माँगने के लिए बाहर निकलता है तो उसको भिक्षुक कह दिया जाता है, और जब कोई स्त्री जो है क्या करती है, संन्यास ग्रहण करती है, वो भिक्षा माँगने के लिए जाती है तो उसे हम भिक्षुणी कह देते हैं। तो इन दोनों को ही क्या किया जाता था? धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। जब आप मेरे प्यारे दोस्त मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको धार्मिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और बौद्ध धर्म का प्रसार करना। मतलब जो बौद्ध धर्म है मेरे प्यारे दोस्त, उनको क्या करना है? उनका प्रचार प्रसार भी करना, उनको और आगे बढ़ाना। ये इसका मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। वहीं पर बात करते हैं लौकिक शिक्षा के बारे में, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा में लौकिक शिक्षा के अंतर्गत जीवन में उपयोगी विषयों को समाविष्ट किया गया था। मतलब बोल रहे हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी मेरे प्यारे दोस्त, उसके जो लौकिक शिक्षा थी उसके अंतर्गत क्या, जीवन में उपयोगी, मतलब हमारे जीवन में जिन चीज़ों का उपयोग होने वाला है, जिनको हम यूज़ करके अपने जीवन यापन करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को रखा जाता था। जैसे कि धर्म, दर्शन, साहित्य, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, शब्द विद्या, ठीक है? तंत्र विद्या, योग विद्या, ये सारी चीज़ें जो हैं और भी चीज़ें जो हैं ये किसके अंतर्गत आ जाती थी? ये आपके लौकिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती थी, ठीक है? तो आई होप ये आपका जो है बौद्धकालीन की जो उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम था, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 2 भागों में बाँटा गया था, धार्मिक और लौकिक दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? कलकत्ता मदरसा पर टिप्पणी आपको लिखनी है, तो लिखेंगे इस संस्था की स्थापना भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल एवं फारसी के प्रगाढ़ विद्वान वारेन से हेस्टिंग, किसने मेरे प्यारे दोस्त? वारेन हेस्टिंग के व्यक्तिगत प्रयास के फलस्वरूप 1781 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का तत्कालिक कारण मेरे प्यारे दोस्त, हेस्टिंग को कोलकाता नगर, जो कलकत्ता था मेरे प्यारे दोस्त, उस नगर के कुछ सम्भ्रांत मुसलमानों से प्राप्त होने वाला आवेदन पत्र था। वहाँ के कुछ सम्राट मुसलमान, मतलब कि कुछ वरिष्ठ लोग थे, मुस्लिम भाई थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक आवेदन पत्र वहाँ पर पारित लिखा था और जो ले जाकर के हेस्टिंग जी को दिया था। तो उन्होंने जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना करवाई थी 1781 ईस्वी में, ठीक है? आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लिखते हैं कि कलकत्ता मदरसा में शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की थी मेरे प्यारे दोस्त। कितनी मानी जाती थी? जो कलकत्ता मदरसा में थी उसमें शिक्षा अध्ययन करने के लिए जो है जो समय दिया जाता था वो 7 वर्ष का समय दिया जाता था। और शिक्षा का माध्यम क्या हुआ करता था? अरबी भाषा हुआ करती थी। इस संस्था के पाठ्यक्रम में अग्रांकित विषय को स्थान दिया गया था। अग्रांकित विषय कौन? मतलब जो आगे यहाँ पर बताए गए हैं। कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? तो पहला आपका दर्शन पढ़ाया जाता था, दूसरा व्याकरण, तीसरा अंकगणित, चौथा रेखागणित, पाँचवाँ तर्कशास्त्र, छठा नक्षत्र विद्या, सातवाँ मुस्लिम कानून और आठवाँ मेरे प्यारे दोस्त धार्मिक सिद्धांत। ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। कुछ ही समय में इस संस्था की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। अतः सुदूर गुजरात जैसे गुजरात, कर्नाटक, कश्मीर तक के विद्यार्थीगण इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। कहाँ पर आने लगे थे मेरे प्यारे दोस्त? तो जो आपका कलकत्ता मदरसा था वहाँ पर, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर पूछ रहा है 14 नंबर की, बिस्मिल्लाह रस्म से क्या समझते हैं? आपको यहाँ पर बतानी है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि जिस प्रकार मेरे प्यारे दोस्त वैदिक युग में उपनयन संस्कार के पश्चात और बताते हैं बौद्ध युग में मेरे प्यारे दोस्त पबज्जा संस्कार के बाद जो है उपरांत ही बालक को शिक्षा दी जाती थी। उसी प्रकार से मुस्लिम युग में मेरे प्यारे दोस्त बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के बाद बालक अपनी
शिक्षा आरंभ करता था। क्या करता था? अपनी शिक्षा स्टार्ट करता था। इस रस्म में बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। एक समय निर्धारित किया जाता था, जब बालक 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता था, तो उसका जो है बिस्मिल्लाह खानी करवाया जाता था। इस रस्म के समय मेरे प्यारे दोस्त, बालक के लगभग सभी संबंधी उपस्थित रहते थे। मतलब बोल रहे हैं, जब ये रस्म हुआ करता था, तो उस समय जो है लगभग बालक के जितने भी संबंधी हो सकते हैं, वो सभी उपस्थित रहते थे और वह नए वस्त्र धारण करके मौलवी साहब के समकक्ष उपस्थित होता था। मतलब बोल रहे हैं कि वो क्या करता था, नए कपड़ों को वो पहनता था और मौलवी साहब के सामने क्या होता था, जाकर के खड़ा हो जाता था, उपस्थित हो जाता था। मौलवी साहब कुरान शरीफ की आयतें पढ़ाते थे मेरे प्यारे दोस्त। जो मौलवी साहब हुआ करते थे, वो क्या करते थे, कुरान शरीफ की जो आयतें हुआ करती थी, उनको पढ़वाते थे। मतलब पहले वो बोलते थे, फिर वो बालक पीछे-पीछे बोला करता था और बालक उसे दोहरवाते बालक से उनको दोहरवाते थे। मतलब बालक क्या करता था, जैसे वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसको क्या करते थे, पीछे-पीछे वो बालक दोहराया करता था। यदि बालक उनको दोहराने में असमर्थ होता था, तो उसके द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कहना ही पर्याप्त माना समझा जाता था। मतलब बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए बालक किसी कारणवश नहीं बोल पा रहा है या उच्चारण नहीं कर पा रहा है या अभी बोलना ही सही से नहीं सीख पाया, क्योंकि 4 वर्ष का बालक हो सकता है, कई-कई ऐसे होते हैं जो 8-8 वर्ष पे बोलना सीखते हैं, 6 वर्ष पे, 7 वर्ष पे। तो अगर वो नहीं बोल पाया, तो वो केवल बिस्मिल्लाह बोले, तो वो भी काफ़ी माना जाता था, ठीक है? मतलब ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें पढ़ी जाएँ। आगे-आगे मौलवी साहब पढ़ते थे, बाकी वो बिस्मिल्लाह बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब बोल रहे हैं कि जो बौद्धकालीन की शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि बौद्ध काल में शिक्षा सामान्यतया मठों, बिहारों एवं मेरे प्यारे दोस्त संघरामों में होती थी। मतलब जो बात बताते हैं कि जो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी, वो ये मान के चलिए कि सामान्यतया नॉर्मली मठों में दिया जाता था या कहीं बिहारों में दिया जाता था या तो आपको संग्रामों में दिया जाता था, ठीक है? आगे बताते हैं, छात्र जो होते थे वो साधारणतया बौद्ध मठ में 12 वर्ष रहकर अध्ययन करते थे। जो छात्र होते थे, वो बौद्ध मठ में कितने साल तक रहते थे मेरे प्यारे दोस्त? 12 वर्ष तक रहते थे और विद्या अध्ययन करते थे। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, मिथिला, अमरावती आदि प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। ये कौन-कौन सी थी? यहाँ पर इनको सभी को याद कर लेना है। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, मिथिला, अमरावती, ये सारी जो संस्थाएं थी मेरे प्यारे दोस्त, ये सभी संस्थाएं क्या बताते हैं, उस समय की शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थीं। बताते हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अध्ययन काल जो है कितना था, 22 वर्ष निर्धारित किया गया था। 12 वर्ष की प्रव्रज्या 12 वर्ष की प्रव्रज्या तथा 10 वर्ष की उपसंपदा, ठीक है? तो बताते हैं कि क्या किया जाता था, जो शिक्षा की अवधि निर्धारित की गई थी, वो कितनी की गई थी? वो 22 साल तक रखा गया था। प्रव्रज्या संस्कार होने के बाद 12 वर्ष और उपसंपदा होने से 10 वर्ष पहले तक जो है शिक्षा दी जाती थी। बताते हैं इस प्रकार 30 वर्ष की आयु तक शिक्षण जो है क्या करता था मेरे प्यारे दोस्त, चलता था। बौद्ध मठ बिहार बड़े नगर के निकट खुले स्थान पर बनाए जाते थे। इनमें आवासीय शिक्षा की व्यवस्था थी। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये मठ बनाए जाते थे, ये नगर के बाहर एक खुले स्थान में बनाए जाते थे और इसमें आवासीय मतलब कि रहने की भी सुविधा दी जाती थी। आज थोड़ा-सा जो है गले में खराबी है। चलिए, हाँ, क्या बोल रहे थे? गुरुओं के लिए गुरु निवास और शिष्यों के लिए जो है छात्रावास बनाया जाता था। मतलब गुरु के रहने के लिए गुरु निवास की स्थापना की गई थी और छात्र जहाँ पर रह रहे हैं उसको छात्रावास, जिसे हम हॉस्टल कहते हैं, वो बनाया गया था। इस तरीके से आप जान सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, प्रचार्य पाश्चात्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी, प्राच्य पाश्चात्य विवाद से क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि पाश्चात्य विवाद में भाग लेने वाले 2 प्रमुख दल थे। कौन था? पहला था प्राच्यवादी तथा दूसरा था पाश्चात्यवादी, ठीक है? आगे आप लिखेंगे विवाद का मुख्य कारण सन 1813 में आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में प्रयुक्त 3 शब्द थे। मतलब बोल रहे हैं कि विवाद का कारण क्या बना था? 1813 में एक आज्ञा पत्र आया था मेरे प्यारे दोस्त और उस आज्ञा पत्र में 3 चीज़ें जो हैं क्या थी, 3 शब्द शामिल हुए थे। पहला बताया गया था कि साहित्य का पुनरुद्धार व विकास, दूसरा ये शब्द था कि भारत के विद्वान नागरिकों का हर्ष उत्साहवर्धन और तीसरा बताते हैं विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रारंभ व प्रवर्धन। ये 3 वर्ड जो थे मेरे प्यारे दोस्त, इन्हीं की वजह से जो है विवाद छिड़ा था। प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी, ये
ने इन तीनों की व्याख्या दो भिन्न भिन्न प्रकार की अतएव विवाद का जन्म हुआ। मतलब बोल रहे हैं जो प्राच्यवादी थे उन्होंने अपने हिसाब से इन तीनों की व्याख्या की और जो आपके पाश्चात्यवादी थे उन्होंने अपने हिसाब से की। तो यही कारण हुआ कि इन दोनों के बीच विवाद का कारण बना और इसे हम क्या बोल देते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद नाम दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि मैकाले ने अंग्रेजी के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए थे मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको यहाँ पर बताना है। मतलब अंग्रेजी को सपोर्ट करते हुए मैकाले ने या ना सपोर्ट करते हुए मेरे प्यारे दोस्त, हो सकता है अभी देखें क्या किया था। तो मतलब मैकाले ने अंग्रेजी के बारे में क्या कहा था ये आपको यहाँ पर बताना है। मतलब पक्ष में दिया था तो सपोर्ट ही किया होगा। मैकाले द्वारा अंग्रेजी के पक्ष में तर्क मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने पहला बताया था कि जो प्राच्य शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, प्राच्य शिक्षा संस्थानों में आर्थिक सहायता प्राप्त करके छात्र शिक्षा प्राप्त करता है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा में छात्र स्वयं फीस देते हैं तथा तब शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब बोल रहे हैं कि जो प्राच्य शिक्षा हुआ करती थी इसमें संस्थाएं क्या करती थी, वो आर्थिक सहायताएं प्राप्त करवाती थी छात्र को, मतलब अपने तरफ से कुछ पैसे आर्थिक रूप से देती थी जिससे छात्र क्या कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। जबकि जब वहीं पर पाश्चात्य शिक्षा की बात की जाती है तो वहां पर छात्र स्वयं फीस देता था, मतलब वो खुद फीस ला करके देता था तब शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरा बताते हैं, अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा थी। जो ये देश था मेरे प्यारे दोस्त, वहाँ की यहाँ की भाषा, जो शासक हुआ करते थे उनकी भाषा क्या हुआ करती थी, उस समय अंग्रेजी हुआ करती थी। भारतवासी स्वयं अंग्रेजी भाषा के लिए उत्कंठित थे। मतलब कह रहे हैं जो भारतवासी थे वो अंग्रेजी भाषा जानने के लिए काफी ज्यादा क्या थे, उतावले थे, इनके अंदर क्षुल्ल था उसको जानने का। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। चौथा बताते हैं कि इंग्लैंड में यूनानी तथा लैटिन भाषा के द्वारा उन्नति हुई थी। मतलब बोल रहे हैं कि इंग्लैंड में अगर देखें तो वहां पर यूनानी और लैटिन दो भाषाएं थी, यही कारण थी कि उसमें उन्नति ज्यादा हुई। इस प्रकार भारत में भी अंग्रेजी शब्द के द्वारा उन्नति हो सकती थी। ये माना जाता था कि जब इंग्लैंड में यूनानी और लैटिन भाषा ने जो है उन्नति प्रदान की है, तो अगर भारत में भी अंग्रेजी भाषा बोली जाए तो हो सकता है कि भारत को भी जल्दी ही उन्नति प्राप्त हो सके। मैकाले के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है मेरे प्यारे दोस्त कि यह भाषा जो है, अंग्रेजी के बारे में बताते हैं कि यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में सर्वोपरि थी। मतलब बोल रहे हैं कि यह भाषा जो थी, अंग्रेजी जो थी मेरे प्यारे दोस्त, ये पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि थी। मतलब सबसे ऊंची भाषा अंग्रेजी मानी जाती थी। जो इस भाषा को जानता है मेरे प्यारे दोस्त, वह सुगमता से उस विशाल ज्ञान भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचा है। मतलब बोल रहे हैं कि वो मैकाले मानता था कि अगर आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं तो आप ज्ञान के उस विशाल भंडार को मेरे प्यारे दोस्त आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो जिसको किसने मेरे प्यारे दोस्त, तो जिसको विश्व के सबसे बुद्धिमान जातियों ने लिखा है, वो सारे ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। या किसने बताया था, मैकाले ने बताया था। ये अंग्रेजी को सही भाषा बताते हैं। अगर मैं आपको अभी बता दूं तो हंसने लगोगे, छोड़ो। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी का एक वर्ड लेता हूं, एक सेंटेंस लेता हूं, देखिए देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। कोई दिक्कत मत लीजिएगा, ये एक्सेप्शन में जाता है, इस तरीके से आप मान के चलिएगा। जैसे मैं बताऊं कि मेरे, ठीक है, क्या लिखना है आपको, मेरे स्कूल, स्कूल कर दीजिए या घर कर दीजिए, चलिए स्कूल कर दिए, स्कूल में 10 कमरे हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं। इसका आपको क्या बनाना है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी हिंदी बनानी है। बताइए क्या लिखेंगे आप। मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं। अब बहुत लोग कहेंगे 10 रूम्स इन माई स्कूल, 10 रूम्स आर इन माई स्कूल। बहुत लोग ऐसे बता देंगे, बहुत बताएंगे माई स्कूल हैव 10 रूम्स। ठीक है, बहुत लोग ऐसे ऐसे बताएंगे। लेकिन भैया हम बताते हैं ना, अंग्रेजी जो होती है ये बैलों की भाषा होती है। किसकी होती है, बैलों की होती है। इसमें कब क्या अपवाद आ जाए आपको खुद ही नहीं पता है। चलिए बताते हैं कैसा होगा। यहाँ पर होगा देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल, ये सही होगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। चलो, अभी आपको पता है, मैं कहूँ बुक, तो बुक का मतलब क्या हुआ, एक किताब। बुक का मतलब क्या हुआ, एक किताब। वहीं पर अगर मैं बात करूं बुक्स, क्या बात करूं, बुक्स, तो कितनी किताबें हुई, दो किताब या दो से ज्यादा किताब, बहुवचन में चला गया। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंगो, मैंगो मतलब एक आम, और मैंगोज मतलब कई सारे आम। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए मैं बात करता हूं डांस, क्या, और डांसेस। जब हम कभी क्या करते हैं, बहुवचन के लिए करते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे अभी मान लीजिए हमने लिखा कि मैंने लिखा कि आई
आई डांस लिख दिया। क्या लिख दिया? आई डांस। ठीक है, आई डांस लिख दिया। और ये क्या हुआ? मैं नाचा। आई डांस, मैं नाचा। फिर उसके बाद सी डांसेस। भैया कैसे हो सकता है? सोचो, उसके लिए एस लगाया गया और वही एस अभी आपने देखा जब सब्जेक्ट में हम लगाते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है, और यहां पर जब लगाते हैं तो ये हम किसके लिए लगाते हैं? सिंगुलर के लिए। मतलब कंफ्यूजन वाला है, मतलब मुझे आती है, थोड़ी बहुत आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो आप समझिएगा अपने हिसाब से। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, और उसको बताते हैं कि ये पाश्चात्य में सबसे अच्छी भाषा, सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? संस्कृत मानी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वुड के घोषणा पत्र से क्या तात्पर्य है? वुड ने एक अपना घोषणा पत्र दिया था, उससे आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे कि सन 1853 में कंपनी की आज्ञा पत्र के पुनरावतन के बाद पुनरावतन के समय जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय किया था कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, बताते हैं कि जब 1853 में कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनरावतन हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, मतलब फिर से आप समझ लीजिए, पुनर्अवतरण। पुनर्अवतरण, पुनर्अवतरण का मतलब फिर से जब उसका जन्म हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हैं, या फिर से जब वो विकास विकसित रूप अपना धारण की, तो उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने ये निश्चित किया कि जो भारतीय शिक्षा ही उसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनका क्या किया जाए? समाधान किया जाए, ये अनिवार्य है। इस विचार से प्रेरित होकर पार्लियामेंट में एक जांच समिति की नियुक्ति की। ठीक है, क्या की? और इससे सभी लोग जब सहमत हुए, इससे जब सभी लोग प्रेरित हुए, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक जांच समिति का क्या किया? गठन किया, और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया। मतलब ये बताया कि भारतीय शिक्षा के संबंध में आप अपने सुझाव हमारे सामने ला करके प्रस्तुत कीजिए। बताते हैं कि इस समिति के सुझाव के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। मतलब बोल रहे हैं कि जब कंपनी का ये आदेश मिला तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? उन्होंने, जो कंपनी के संचालक थे, उन्होंने क्या किया? 19 जुलाई 1854 को एक आदेश पत्र क्या किया? जारी किया, भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया। ठीक है, बताते हैं इसका नाम रखा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड घोषणा पत्र जो है रखा गया था। मतलब बोल रहे, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उस समय जो सभापति हुआ करते थे, उनका नाम था चार्ल्स वुड, उन्हीं के नाम पर जो है इस पत्र का नाम रखा गया था वुड घोषणा पत्र। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये नाम यहाँ पर रखा गया था। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? आपसे पूछ रहा है कि वुड के घोषणा पत्र के भारतीय शिक्षा पर किन्हीं दो प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्या बताना है? जो आपके वुड महोदय थे, उन्होंने जो घोषणा पत्र अपने प्रस्तुत किए थे भारतीय शिक्षा पर, उनके दो प्रभाव कौन कौन से हैं अपनी शिक्षा के ऊपर, वो आपको यहाँ पर भारतीय शिक्षा के ऊपर वो बताना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, वुड के जो घोषणा पत्र थे मेरे प्यारे दोस्त, उसने भारतीय शिक्षा की बहुरूपता का अंत किया, अंत करके उसे एक रूपता दे प्रदान की। मतलब कह रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ाई जाती थी, उन सभी को खत्म किया और एक अच्छा खासा रूप उनको दे दिया। और दूसरी बात बताते हुए लिखते हैं कि घोषणा पत्र जो था मेरे प्यारे दोस्त, के प्रभाव स्वरूप भारत के प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई और कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये दोनों यहाँ पर बता दीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में वुड ने घोषणा पत्र के विचार का उल्लेख कीजिए। मतलब बोल रहे जो व्यावसायिक शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, उसके संबंध में वुड का जो घोषणा पत्र आया था उसके क्या उसमें क्या बताए गए थे, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि व्यावसायिक शिक्षा एवं वुड का घोषणा पत्र, मेरे प्यारे दोस्त आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा करते हुए कहा गया था कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की सृष्टि की जाए, मेरे प्यारे दोस्त, सृष्टि की जाए जिसमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बताया गया था। अब बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वुड के घोषणा पत्र की कमियों का नामोल्लेख करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि वुड ने जो घोषणा पत्र लिखा था उसमें कौन कौन सी कमियां आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि वुड महोदय ने जो है जो घोषणा पत्र दिया था मेरे प्यारे दोस्त, उसकी कमियों को संक्षेप में निम्न प्रकार से हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। पहला बताते हैं कि जो घोषणा पत्र था मेरे प्यारे दोस्त
उसमें शिक्षा को पूर्णतया राज्य के अधीन कर दिया। क्या कर दिया था उसने? शिक्षा जो थी वो राज्य के अधीन कर दी गई थी। उन पर शासन का आधिपत्य स्थापित हो जाने से प्राचीन काल में प्रचलित स्वतंत्र कार्य की समाप्ति हो गई थी। मतलब बोल रहे हैं कि जब उनका शासन जो है उन पर शासन अधिपत्य हो गया, शासन के हाथ में जब वो सारी चीज़ें चली गई, तो उसपे जो प्राचीन काल से प्रचलित थी स्वतंत्र कार्य करने वाली चीज़ें जो प्रचलित थी कि स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाए, स्वतंत्र रूप से सिखाया जाए, वो सारी चीज़ें क्या होती गई? धीरे-धीरे समाप्त होती गई। दूसरी कमी बताते हुए मेरे प्यारे दोस्त लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित व्यक्तियों को ही क्या किया जाता था? प्राथमिकता देने के कारण शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया। मतलब बोल रहे हैं कि जब सरकारी नौकरी की बात की गई तो उसमें जो है सुनिश्चित व्यक्ति को ही क्या की जाती थी? प्राथमिकता दी जाती थी, प्रायोरिटी दी जाती थी, तो इसके कारण से जो व्यापक उद्देश्य थे वो भी खत्म होते गए। अब शिक्षा केवल जीविकोपार्जन तक ही सीमित रही। मतलब बोल रहे हैं अब शिक्षा केवल कहाँ तक? जीविकोपार्जन, मतलब आप अपने जीवन का यापन कर सकें, शिक्षा बस वहीं तक सीमित रही। तीसरा बताते हुए लिखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य धर्म और साहित्य का अधिक प्रचार किया। मतलब बोल रहे जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसने पाश्चात्य धर्म जो थे उनकी और साथ ही साहित्य साहित्य का क्या किया मेरे प्यारे दोस्त? ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया। चौथा बताते हैं कि शिक्षा की इस प्रणाली में परीक्षाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया, जिससे छात्र ने परीक्षा पास करना ही अपना उद्देश्य बना लिया। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें परीक्षाओं को सबसे ऊँचा स्थान दिया गया और इसके कारण से जो छात्र था वो अपना जो उद्देश्य जो अपना मेन टारगेट मानता था वो मानता था कि किसी तरीके से हम क्या करें भैया? परीक्षा में पास हो जाएँ, ठीक है? ये मान को लिख देते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 22 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि सैडलर कमीशन के बारे में आपको यहाँ पर बतानी है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखें सैडलर। सैडलर कमीशन तो यहाँ पर लिखेंगे कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 14 सितंबर 1917 को की गई। ठीक है? इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? लीडस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर थे। कौन थे मेरे प्यारे दोस्त? उसके जो उप कुलपति थे वो कौन थे? वो आपके माइकल सैडलर जी थे। आगे लिखते हैं उनके नाम पर इस आयोग को सैडलर आयोग भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इसे सैडलर आयोग कहा गया। आयोग को मुख्यतः कोलकाता विश्वविद्यालय की उपस्थिति की जांच करने के साथ अन्य विश्वविद्यालय व शिक्षा के अन्य अंगों पर जांच करने का अधिकार दिया गया था। मतलब बताते हैं कि जो आयोग था मेरे प्यारे दोस्त सैडलर आयोग था जो आपका, बताते हैं कि इसको मुख्य रूप से कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थिति की तो जांच करनी ही थी, साथ ही साथ जो अन्य विश्वविद्यालय थे और जो अन्य शिक्षा के अंग हुआ करते थे उन सभी की जांच करना भी इसका कार्य था। किसका? सैडलर आयोग का था। ठीक है? बताते हैं कि आयोग, एक मिनट, 32 नंबर प्रश्न, अभी तो 22 पढ़ा रहे थे। लो भैया, अभी आज मैं लग रहा है कि बुद्धि आज खराब हो गई है। अभी एक वीडियो और बनाए थे, सुबह के टाइम पे बनाए थे। कौन सा वीडियो था? शायद होम साइंस का था या फिर पता नहीं, शायद होम साइंस का था या एंशियंट हिस्ट्री का था या शिक्षा शास्त्र पेपर 3 का पेपर 4 का कल ही बन गया था। कोई एक था शायद, हमारे हिसाब से प्राचीन इतिहास रहा होगा। हाँ, प्राचीन इतिहास रहा होगा। उसमें भी एक पेज ये लोग गायब कर दिए। ठीक है? एक पेज क्या हुआ कि वहाँ से भी गायब था और यहाँ पर भी एक से या दो पेज गायब कर दिए। 22 से 32 10 प्रश्न आते, 2 पेज गायब हैं, 2 पन्ने गायब हैं। गलत बात है भाई, ये अच्छा नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है त्रिभाषा सूत्र क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि भाषा समस्या के समाधान के लिए द्विभाषा सूत्र की अपेक्षा त्रिभाषा सूत्र को अधिक उपयोगी मानकर सन 1956 में केंद्रीय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। मतलब बोलते हैं कि जब भाषा की समस्या को समाधान ढूंढने के लिए बताते हैं कि द्विभाषा के सूत्र की अपेक्षा वो लोग ये मानते थे कि जो त्रिभाषा सूत्र है वो ज़्यादा उपयोगी है। और सन 1956 में केंद्रीय स्तर पर मतलब सेंट्रल लेवल पर किया गया, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया। उस समय से लेकर मतलब जो वो समय था 1956 से लेकर के 1968 तक
जब केंद्रीय सरकार को सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की या अपना अंतिम रूप ग्रहण करने के लिए अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरा। मतलब बोल रहे हैं कि जब उसके ऊपर केंद्र सरकार ने थोड़ा बहुत एक्शन लिया, उसको मान्यता प्रदान की, तो वो अपने अंतिम रूप ग्रहण करने के लिए कई अवस्थाओं से होकर गुजरा। मेरे प्यारे दोस्त, बताते हैं इस संबंध में निम्नलिखित विषय सामग्री का समावेश किया गया। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये संबंध था मेरे प्यारे दोस्त, त्रिभाषा का सूत्र था, इसके अंदर जो है कई सारी सामग्रियों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, शामिल किया गया है, समावेश किया गया। हाँ, पहला जो बताया गया वो बताते क्या है कि सूत्र का प्रतिपादन 1956 बताते हैं, देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी 23वीं बैठक में किया। किसमें किया था मेरे प्यारे दोस्त? उन्होंने अपनी 23वीं बैठक में किया था। उसने सरकार के हाँ, अनुमोदा अनुमोदनार्थ निम्नलिखित 2 सूत्रों का निर्माण किया था। पहला सूत्र बताते हुए लिखते हैं कि मातृभाषा ठीक है, ये बताते हैं पहला। और पहले के अंतर्गत बताते हैं 3 चीज़ें थी, पहली मातृभाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषा, या फिर बताते हैं मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम, और मातृभाषा या एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम। ये पहले के अंतर्गत ये चारों चीज़ें आपकी आ जाती हैं। दूसरा बताते हैं हिंदी या अंग्रेजी भाषा मेरे प्यारे दोस्त, और तीसरा आपका बताते हैं, तीसरे के अंतर्गत आती हैं एक आधुनिक भारतीय भाषा या आधुनिक यूरोपीय भाषा, जिसमें पहला जो 1 और 2 में ना ली गई हों। मतलब बोल रहे हैं जो 1 और 2 में जो भाषाएँ नहीं ली गई हैं, उन 2 भाषाओं उन 2 उन मतलब इनको छोड़कर और 2 भाषाएँ जो होंगी, उनको क्या करना है, आपको इसमें सम्मिलित कर लेना। इस तरीके से ये बताया गया था, ठीक है। दूसरा सूत्र बताते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि पहले सूत्र के समान मेरे प्यारे दोस्त, पहले सूत्र के समान अंग्रेजी या एक अधिक आधुनिक यूरोपीय भाषा, और तीसरा बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि हिंदी हिंदी क्षेत्रों के लिए कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी क्षेत्रों के लिए हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से बताते हैं। ये आपका दूसरा सूत्र था। तीसरा 33 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि कोठरी कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु क्या सिफारिशें की। मतलब बोल रहे हैं कि जो कोठरी कमीशन था मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी कोठारी कमीशन था, उसने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए कौन सी सिफारिशें दी हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक मिनट, हाँ, लिखेंगे कि कोठारी जो कमीशन था मेरे प्यारे दोस्त, उसने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु निम्न सिफारिशें की हैं। कौन कौन सी सिफारिश की? पहली सिफारिश करते हुए वे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखते हैं कि इस स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। ये पहली सिफारिश बताते हैं। दूसरी सिफारिश करते हुए लिखते हैं कि प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए माध्यमिक शिक्षा का शिक्षा व्यवसायिक हो। तीसरी सिफारिश करते हुए लिखते हैं कोठारी कमीशन में माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए जो तीसरी सिफारिश करते हैं वो बताते हैं कि संपूर्ण माध्यमिक स्तर पर पूर्णकालीन एवं अल्पकालीन व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये इनकी तीसरी सिफारिश थी। चौथी सिफारिश लिखते हुए मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं, क्या बताते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को अधिक से अधिक अनुदान दे। मतलब बोल रहे हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, उसके लिए जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्य सरकार को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को अधिक से अधिक क्या करे, अनुदान दे, मतलब खर्चा वर्चा दे, कुछ पैसा वगैरह दे। पांचवा जो सिफारिश थी वो करते हुए बताते हैं कि बालिकाओं को अलग से व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए क्या किया जाए, अलग से ही व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वो बालकों के साथ नहीं रहें। मतलब इस तरीके से उनका जो उनके क्षेत्र में आता हो वो अपना करें। 34 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, 1986 ईस्वी की एनईपी, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत लोग बोलते हैं, और बहुत लोग इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। तो जो आप बोल सकते हैं, तो नेशनल यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, और यही सही भी था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम एनईपी कहते हैं, में साक्षरता कार्यक्रम हेतु क्या नीति बनाई गई थी। मतलब लोगों को साक्षर किया जा सके, जिससे कि वो कम से कम दस्तखत करना सीख जाएं और पढ़ना लिखना सीख जाएं। उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम किए गए थे, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि नई शिक्षा नीति 1986 में 15 से 35 आयु
वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए एक साक्षर कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात कही गई है। मतलब बताते हैं कि जो 15 साल से लेकर के 35 साल के आयु के बीच के जो लोग होते थे, जो निरक्षर थे मेरे प्यारे दोस्त, जो पढ़ लिख नहीं पा सकते थे, उन व्यक्तियों में सुधार लाने के लिए, उनको साक्षर बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, ये जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया था, ये शुरू किया गया था। इसकी पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों को खोलने का सुझाव दिया गया था। मतलब बोलते हैं ये जो आपका उद्देश्य है, अगर आप इसकी पूर्ति करना चाहते हैं, मतलब उन लोगों को साक्षर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए गाँव का जो क्षेत्र है उसमें शिक्षा केंद्र खोले जाएँ, ठीक है? आगे आप बताते हैं कि परियोजना अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे श्रमिकों में शिक्षा का विस्तार करें। मतलब बोल रहे हैं जो परियोजन अधिकारी हैं, उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि जो श्रमिक हैं उनके लिए भी शिक्षा का विस्तार करें, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करें। इस शिक्षा कार्यक्रम में रेडियो, टीवी एवं चलचित्र की सहायता से दूर शिक्षण को प्रोत्साहन किया गया। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये कार्यक्रम था, इसके माध्यम से रेडियो से, टीवी से और जो भी चलचित्र हुआ करते थे जिसमें चलना, मतलब कि देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे, उसी को चलचित्र कहते हैं। तो उसमें दूरस्थ शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया। जो दूर की शिक्षा थी उसको क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। 35 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि पुनर पुनरीक्षित क्या बोल रहा है कि पुनरीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा 1992 ईस्वी के संबंध में आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि 1992 में पुनरीक्षित शिक्षा नीति का आधार 1986 ईस्वी की एनईपी, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें 10+2+3, मतलब पहले आप कक्षा 10 तक पढ़ेंगे, फिर 10 के बाद 2 क्लास और पढ़ेंगे, 11-12, जिसे 10+2 कहते हैं, और फिर 3 साल का आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ग्रेजुएशन करेंगे। शिक्षा संरचना को अपनाने, शैक्षिक अवसरों की समानता और गुणवत्ता, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करना, नवोदय विद्यालय की स्थापना आदि पर क्या किया गया था मेरे प्यारे दोस्त, बल दिया गया था। ये आप यहाँ पर बता सकते हैं आराम से। 36 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि बेसिक शिक्षा के किन्हीं 3 आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत को निम्न से स्कोर के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। पहला क्या बताया गया है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते थे, उनको क्या किया जाता था, निःशुल्क, मतलब उनसे कोई भी शुल्क नहीं ली जाती थी उनको शिक्षा, और अनिवार्य मतलब उनको पढ़ना ही पढ़ना होता था, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरा बताते हैं हस्तलिपि शिक्षा। हस्तलिपि शिक्षा में ये आता था मेरे प्यारे दोस्त कि उनको किसी ना किसी प्रकार का कौशल सिखा दिया जाए, कढ़ाई बुनाई, ठीक है, या फिर जो कोई भी छोटे मोटे कार्य हो सकते हैं, जो कला हो सकती है, हाथों के द्वारा की जा सकती है, वो आप उनको सिखाया जाता था। फिर तीसरा बताते हैं स्वावलंबी शिक्षा मेरे प्यारे दोस्त। ये 3 प्रकार के जो थे मेरे प्यारे दोस्त आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था, किसमें मेरे प्यारे दोस्त, बेसिक शिक्षा में किया गया था। तो इस प्रकार से जो आप 36 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। अब 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है बुनियादी शिक्षा के किन्हीं 3 उद्देश्यों को उल्लेख करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न शीर्षकों द्वारा भली भांति स्पष्ट किए जा सकते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो बुनियादी शिक्षा है उसके 3 उद्देश्य आप यहाँ पर आराम से बता सकते हैं। पहला उद्देश्य था कि नगरीय गुणों का विकास। क्या? नागरिक गुणों का क्या करना है आपको, नागरिक सॉरी नगरी कह रहे हैं, नागरिक गुणों का विकास करना, ये पहला उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य, ये दूसरा उद्देश्य हो जाता था, और सर्वोदय समाज का निर्माण करना, ये तीसरा उद्देश्य हो जाता था। ये बुनियादी शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बुनियादी शिक्षा की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को निम्न शीर्षकों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्त? तो पहली विशेषता बताते हैं कि इसमें हस्त श्रम का महत्व है। मतलब आप पहले ये ध्यान दीजिएगा कि बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने ही बुनियादी शिक्षा का संचालन किया, या आप कह सकते हैं जन्मदाता थे। उसमें यह बताया गया था कि कोई भी बालक है उसको क्या किया जाए, किसी न किसी प्रकार का जो है बुनियादी शिक्षा दी जाए, जैसे कि उसको लकड़ी के क्या बोलते हैं, लकड़ी की चीज़ों को बनाना सीख ले, ठीक है? उसके बाद कटाई सीख ले, बुनाई सीख ले, ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो है उसको सिखा दिया जाए, तो वो उसके लिए जो है बुनियादी शिक्षा की गई थी। बताते हैं बालक को लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँ। तो कभी अगर बुनियादी शिक्षा पूछ ले तो आप आराम से ये सब सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, उसके बाद उसकी विशेषता लिख दीजिए, ठीक है? चलिए उद्देश्य लिख दीजिए, बस हो गया। अब लिखेंगे बालक की प्रधान शिक्षा मेरे प्यारे दोस्त, ये दूसरा बताते हैं, और तीसरा बताते हैं कि क्रिया प्रधान शिक्षा। ये 3 प्रकार के जो है मेरे प्यारे दोस्त विशेषताएँ
हुआ करती थी बुनियादी शिक्षा की, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी मेरे 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 प्यारे दोस्त। अगर क्लियर हुई तो बोलने की ज़रूरत नहीं, फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपका पेपर तो अब समाप्त हो चुका है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं चौथे सेमेस्टर में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, चौथा नहीं है आप लोगों का, ये शायद फर्स्ट सेमेस्टर ना सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे वालों को लिए बोलना था, सॉरी।